एक रहस्यमयी कॉल। अध्याय 2। विभत्स हत्या। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। रिचर्ड तकरीबन बंगले तक पहुंच चुका था, परंतु वो गार्ड के कैबिन की तरफ भागा। वो कैबिन भी खाली था और वो पुलिस बेल्ट, वो लेदर जैकेट भी वहां नहीं था। रिचर्ड को किसी गाड़ी के इंजन के चालू होने की आवाज सुनाई दी और इससे पहले वो कुछ एक्शन कर पाता, एक गाड़ी बहुत तेजी से चौंधिया देने वाली रोशनी रिचर्ड के मुंह पर मारकर वहां से भाग गई। रिचर्ड को समझ नहीं आया कि ये कौन सी गाड़ी थी जो अभी यहां से निकली थी। क्या ये गाड़ी इस बंगले के बाहर पार्क थी? तो वो रिचर्ड की तेज नजरों से कैसे बच गई? या फिर ये गाड़ी अभी आई थी, परंतु रिचर्ड ने तो इंजन की आवाज अभी सुनी थी, उससे पहले आवाज नहीं सुनी थी। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि वो गाड़ी उन बहुत सी गाड़ियों में से थी जो उस बंगले में पार्क थी, और इसका एक ही मतलब है कि दोनों गार्ड झूठ बोल रहे थे। एक गार्ड ने बोला कि यहाँ बुजुर्ग दंपत्ति कभी नहीं आते, तो वो गाड़ियां यहाँ क्यों थी? और दूसरे ने बोला कि वो लड़की उनकी बेटी थी। तभी रिचर्ड का ध्यान उस लड़की की तरफ गया और उसी समय रिचर्ड को एक आवाज सुनाई दी। आह! रिचर्ड को लगा कि शायद ये आवाज बंगले से आई थी। हालांकि रिचर्ड पूरी तरह से पक्का नहीं था। वो तुरंत गार्ड के कैबिन से बंगले की तरफ भागा। जल्द ही वो बंगले के मेन गेट पर पहुंच गया, परंतु वो अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि एक बहुत बड़े रोजवुड के दरवाजे ने उसका रास्ता रोक रखा था। वो दरवाजा जो उस लड़की ने बहुत ही कम समय के लिए खोला था। रोजवुड का ये दरवाजा बहुत ही मजबूत था और अंदर से लॉक भी था। रिचर्ड को किसी भी तरीके से बंगले में घुसना था, परंतु कैसे? उसने दरवाजा खोलने के कई प्रयास किए और बंगले के चारों तरफ घूमा ताकि उसे बंगले में घुसने का कोई साधन या उपाय मिल जाए। उसके सभी प्रयास विफल हो रहे थे। उसने देखा कि पहली मंजिल पर बालकनी थी और वो उस पर लटक कर अंदर जाने की कोशिश कर सकता था, परंतु वो काफी ऊपर थी। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस बंगले के अंदर जाए। उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये बंगला अनेक रहस्यों से घिरा हुआ था। वो दोनों गार्ड उसको भ्रमित करने के लिए थे और अपराधी बंगले में अपराध करके उस गाड़ी में निकल गए थे, परंतु उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की वहां क्या कर रही थी और उसे किसने कॉल किया था। रिचर्ड को ये भी पता लगाना था कि क्या अपराध हुआ है, क्या सच में खून हुआ था जैसे उस लड़की ने फोन पर बताया था। लड़की ने कहा था आधे घंटे में खून होगा, और अब तो 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका था। रिचर्ड बहुत देर यहाँ वहां भटकने के बाद अपनी वॉक्सहॉल अस्त्रा के बोनट पर सहारा लेकर खड़ा हो गया। वो थक गया था और उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो अस्त्रा के बोनट को अपनी उंगलियों से टैप कर रहा था। तभी उसने अपनी गाड़ी को फिर से देखा। उसने अपने आप से बोला, रिचर्ड, तेरे सामने ये अस्त्रा खड़ी है और तू इतना भी नहीं सोच पाया? रिचर्ड अस्त्रा के अंदर बैठ गया। गनीमत से उसकी चाबी वहीं लगी हुई थी जहां रिचर्ड उसे छोड़कर गया था, इग्निशन में। रिचर्ड ने चाबी घुमाई और अस्त्रा चालू हो गई। रिचर्ड ने अस्त्रा को रिवर्स किया और बहुत ही ज्यादा तेजी से उस बड़े से रोजवुड से बने मेन गेट को जोरदार टक्कर मार दी। वो गेट आधा टूट गया। भिड़ंत जोरदार थी और अस्त्रा को भी नुकसान हुआ। रिचर्ड को भी चोट आई और कुछ कांच के महीन टुकड़े उसको चुभ भी गए थे, और वो झटका जो अस्त्रा और दरवाजे के भिड़ने से रिचर्ड को लगा, उसने उसे हिला डाला था। इस टक्कर से लकड़ी के दरवाजे में थोड़ी सी जगह बन गई, और इतनी काफी थी रिचर्ड जैसे पतले दुबले आदमी के लिए। वो थोड़ा सरक कर उस टूटी जगह से खिसकते हुए बंगले के अंदर घुस गया था। रिचर्ड ने 2 मिनट रुककर अपने आप को स्थिर किया। वो इस झटके से काफी हिल गया था। वहां घूप अंधेरा था। रिचर्ड ने अपने लाइटर को जलाया, जिससे थोड़ी रोशनी हुई। उसने उस थोड़ी रोशनी में आसपास लाइट का स्विच ढूंढा, जो उसे जल्दी ही मिल गया। उसने लाइट जला दी। बंगले में काफी रोशनी हो गई थी। रिचर्ड ने देखा वो लिविंग रूम बहुत ही अस्त व्यस्त सा था।
वहाँ सब कुछ टूटा फूटा था, जैसे कोई भयंकर लड़ाई हुई हो या किसी को बुरी तरह से पीटा गया हो। जैसे ही रिचर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने पड़ी थी 2 लाशें। रिचर्ड के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कब हो गया। रिचर्ड ने अपनी पॉकेट में से हाथों के ग्लव्स निकाले और पहन लिए। वो उन लाशों के पास झुका और देखने लगा। वो दोनों बुजुर्ग दंपति थे। शायद उनकी आयु 65 से 70 वर्ष के बीच होगी, ऐसा रिचर्ड का अनुमान था। रिचर्ड ने देखा कि उनको बहुत ही बड़े पत्थर से बार बार सर पर मारकर मारा गया था। इतने बुजुर्ग लोगों की इतनी क्रूर हत्या, उनको मारने का दोषी वो बहुत बारीक पत्थर भी वहीं पर था जिस पर खून के निशान साफ देखे जा सकते थे। साथ ही उस आसपास की दीवार पर लगे खून के छींटे बताते थे कि इनको यहीं पर मारा गया था। रिचर्ड यदि खून और लाशों को देखे तो वो अनुमान लगा सकता था कि खून अभी 1 से 1.5 घंटे पहले ही हुआ था। इसका मतलब रिचर्ड जब उस लड़की से मिला था तब तक खून नहीं हुआ था। इस ख्याल ने रिचर्ड को बहुत हैरान किया कि अगर उसने तब ही उस लड़की को धक्का देकर बंगले में घुस गया होता तो इस अपराध को होने से रोका जा सकता था। उसके साथ इस समय वॉटसन भी था। रिचर्ड को वॉटसन की याद सता रही थी। क्या हुआ होगा उसके साथ? जो अपराधी इतना क्रूर था कि इन बुजुर्ग दंपति को ऐसी क्रूरता भरी मौत दे सकता है, तो वो वॉटसन के साथ क्या नहीं कर सकता। ये विचार ही रिचर्ड के बदन में सिरहन पैदा कर रहा था। रिचर्ड ने फिर पॉजिटिव रहते हुए सोचा, हो सकता है वॉटसन किसी खूनी या अपराधी का पीछा कर रहा होगा। परंतु फिर वो अस्त्रा को यहीं क्यों छोड़ गया था? इस दूसरी बात की संभावना कम थी। पहले विचार की संभावना ज्यादा थी कि वॉटसन किसी मुसीबत में है। रिचर्ड को अब बहुत ज्यादा ग्लानि हो रही थी। उसने अपने आप को बहुत ज्यादा कोसा और फिर उन लाशों को घूरने लग गया। उनके चेहरे बुरी तरह से कुचले गए थे। उस आदमी ने पैंट और शर्ट पहने था और वो औरत सामान्य नाइट ड्रेस में थी। रिचर्ड ने उन्हें देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये बूढ़ा आदमी कहीं से जाकर आया होगा और ये औरत घर में उसका इंतजार कर रही होगी। इन्होंने खूनी का क्या बिगाड़ा होगा? रिचर्ड सोच में पड़ गया। उसने आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि अनेकों सिगार की बट वहां पर पड़ी हुई थी। इसका मतलब जो भी यहाँ था वो सिगार पीने का शौकीन था। इस बुजुर्ग दंपति से इतनी सारी सिगार पीने की उम्मीद तो कम ही थी। इसका मतलब काफी संभव है कि वो हत्यारा सिगार पीता होगा। रिचर्ड ने आसपास का निरीक्षण किया और फिर उसे ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए कालीन युक्त सीढ़ी दिखी। साथ ही उस पूरी सीढ़ियों के साथ लगी दीवारों पर अनेकों महंगी पेंटिंग्स और टेपेस्ट्री लगी हुई थी। इस मकान का मालिक वास्तव में बहुत ही अमीर था, परंतु एक बात जो रिचर्ड को खटक रही थी वो थी इन सभी पेंटिंग्स फोटोग्राफ्स में से जो भी उस मकान मालिक की हो सकती थी वो जली हुई थी। उन लाशों का सर एक बहुत ही बड़े पत्थर से कुचला हुआ था और ये जली हुई पेंटिंग्स, इसका मतलब कि कोई इन मृतकों की पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। रिचर्ड की पैनी निगाहों से हालांकि कुछ भी छुपाना इतना आसान नहीं था। उसने मृतकों की जली पेंटिंग्स और लाशों को देखकर ही ये अंदाजा लगा लिया था कि ये मृतक न सिर्फ वृद्ध हैं परंतु कुछ बहुत ही बड़ा राज छुपाए हुए थे, क्योंकि उनकी पोशाक सामान्य थी जो कि नॉटिंग हिल में रह रहे अमीर व्यक्ति को शोभा नहीं देती थी। और उस पेंटिंग में भी सभी स्थान लंदन के आसपास के ही थे, जबकि ऐसी पेंटिंग्स में तो अमीर व्यक्ति अपनी विदेशी यात्राओं की यादों को कैद करते थे। रिचर्ड पहली मंजिल पर पहुंचा और जल्द ही वहां पर भी लाइट का स्विच ढूंढकर उसे ऑन कर दिया। वहां शायद मास्टर बेडरूम था। ये थोड़ा विस्मयकारक था कि बुजुर्ग दंपति ने अपने लिए मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर बनवाया। उनकी उम्र में तो ग्राउंड फ्लोर पर मास्टर बेडरूम होना चाहिए ताकि बार बार सीढ़ियां न चढ़ना पड़े। रिचर्ड ने आगे देखा कि फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम में एक लॉकर भी था। क्या इस लॉकर में ऐसा कुछ है जो इस अपराधी को चाहिए था? रिचर्ड ने सोचा, क्योंकि लॉकर को खोलने का विफल प्रयास किया गया था।
लॉकर जिस अलमारी में था उसका लॉक टूटा हुआ था और उस अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे, परंतु लॉकर शायद खोला नहीं गया था क्योंकि लॉकर जैसा का तैसा बंद ही था। कोई अपराधी लॉकर तोड़ने के बाद उसे इस सलीके से बंद करके जाए, इसकी संभावना भी कम ही थी। रिचर्ड के अनुसार लॉकर शायद उस अपराधी से खुल ही नहीं पाया, परंतु उसने उसे खोलने की कोशिश तो की थी। रिचर्ड धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर गया और वहां उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो उसे सामान्य से परे लगा। रिचर्ड तीसरी और चौथी मंजिल पर भी गया और वहां भी कुछ बहुत उल्लेखनीय नहीं था। रिचर्ड अभी चौथी और आखिरी मंजिल पर था कि उसे नीचे कुछ खटपट की आवाज आई। रिचर्ड सचेत हो गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। वो चौकन्ना होकर धीरे धीरे नीचे गया और जैसे ही वो नीचे पहुंचा उसका सामना हुआ। मेल्विन? रिचर्ड आश्चर्य से बोला, मेल्विन, तुम यहाँ? मेल्विन ने अपनी दुकाती 900 एसएस की तरफ इशारा किया जो कि बाहर पार्क थी, रिचर्ड की वॉक्सहॉल अस्त्रा के पास, और उस अर्ध टूटे दरवाजे से उस बाइक का हैंडल दिख रहा था। मेल्विन भी उस अर्ध टूटे दरवाजे से अंदर घुसकर ही आया था। मेल्विन बोला, ये शानदार दुकाती 900 एसएस आपको तो पता ही है, ये हवा से बातें करती है और इस समय सड़कें भी खाली होती है। रिचर्ड बोला, पर तुम यहाँ कैसे? मेल्विन बोला, आपने ही तो लुइस को फोन किया था। बाकी लोग मेरी दुकाती 900 एसएस का मुकाबला नहीं कर सकते, वो रेंगते रेंगते आ रहे होंगे। रिचर्ड ने कहा, अच्छा। रिचर्ड ने अपनी पिस्तौल अंदर रख दी। मेल्विन बोला, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन सर? मेल्विन को भी पता था कि रिचर्ड की पैनी निगाहों से शायद ही कोई सबूत बच सकता था। रिचर्ड बोला, वही यूजुअल अमीर लोगों का अमीर घर, 2 लाशें, सर कुचला हुआ, जली पेंटिंग्स, सिगार के बट, बड़े बड़े फ्लावर पॉट, उथल पुथल किया हुआ क्राइम सीन, एक बहुत बड़ा पत्थर और सबसे अनोखा वो हथियार। मेल्विन ने आश्चर्य से बोला, हथियार? रिचर्ड बोला, हाँ। उसने मेल्विन को अपने हाथ से इशारा किया और अंदर आने के लिए बोला। रिचर्ड मेल्विन को उन सीढ़ियों पर लेकर गया। रिचर्ड बोला, मैं जब ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मैंने किसी चीज़ से ठोकर खाई और वो था ये हथियार। रिचर्ड ने इशारा करते हुए बोला। मेल्विन ने देखा एक पिस्तौल नीचे गिरी हुई थी। उसने अपने हाथों के ग्लव्स पहने और पिस्तौल को उठा लिया। मेल्विन ने बोला, ये तो अल्फा कॉम्बैट है। अल्फा कॉम्बैट एक लाइट वेट और बहुत ही तेज तरार पिस्तौल थी। वो उस समय चेकोस्लोवाकिया में नई नई ही बनी थी। अधिकतर अवैध आयुध के व्यापारी और बड़े स्मगलर और माफिया आजकल अल्फा कॉम्बैट का ही प्रयोग करना अपनी शान समझते थे। लंदन में उस समय माफिया लोगों में इसकी बहुत डिमांड थी और ये पिस्तौल अपने सामान्य रेट से बहुत ही ज़्यादा महंगे दाम पर बिकती थी। रिचर्ड बोला, हाँ, हम अपनी स्मिथ एंड वेसन मॉडल 10 से काम चला रहे हैं और यहाँ मिल रही है अल्फा कॉम्बैट। रिचर्ड ने अपनी पिस्तौल जो उसकी कमर में बंधे बेल्ट में हॉल्स्टर में थी उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला। मेल्विन को समझ आ गया कि रिचर्ड क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। कोई भी हत्यारा जिसके पास अल्फा कॉम्बैट जैसे पिस्तौल हो, वो उन वृद्धों को मारने के लिए एक बड़े से पत्थर का प्रयोग कर रहा था। मतलब साफ था कि सिर्फ हत्या उद्देश्य नहीं था, बल्कि लाशों की पहचान छुपाना ज्यादा आवश्यक था। फिर अल्फा कॉम्बैट जैसी पिस्तौल को इतनी लापरवाही से वहीं छोड़ देने का मतलब था कि वो लोग बहुत ही जल्दी में थे। उनको खतरा कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए पिस्तौल की आवश्यकता हो, अपितु ऐसा जहां उन्हें तुरंत वहां से निकलना हो। मेल्विन रिचर्ड की कुशाग्र बुद्धि का कायल था। मेल्विन बोला, सर, आप और क्या सोच रहे हैं? रिचर्ड बोला, मतलब साफ है, ये 2 वृद्ध जो मरे हैं इन्हें मारा गया है ताकि ये बोला जा सके कि इस मकान का मालिक मारा गया, जबकि ये लोग शायद इस मकान के मालिक नहीं हैं और जिसने भी ये काम किया है
वो कोई साधारण हत्यारा नहीं है। अल्फा कॉम्बैट जैसा हथियार का मिलना ये इंगित करता है कि इसमें लंदन माफिया सम्मिलित है। बस कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो 3 रहस्य। मेल्विन आश्चर्य से बोला। 3 रहस्य? रिचर्ड बोला। 1, लड़की का फोन और उस लड़की से इस बंगले में मुलाकात। क्या वो दोनों लड़कियां एक ही थी? दूसरा, वो 2 गार्ड जो शायद इन माफिया से मिले हुए थे, वो दोनों गार्ड्स को क्यों रखा गया था? वो आखिर क्या निगरानी कर रहे थे? और तीसरा, वॉटसन, वो कहाँ चला गया? मेल्विन को बहुत आश्चर्य हुआ और वो बोला, वॉटसन वो कहाँ चला गया? रिचर्ड थोड़े गंभीर और डरे हुए भाव से बोला, इन माफिया के द्वारा शायद वॉटसन का अपहरण हो गया है। मेल्विन सदमे में आ गया। उसने बोला, पुलिस वाले का अपहरण और अल्फा कॉम्बैट, इसका तो एक ही मतलब है कि। रिचर्ड ने मेल्विन का वाक्य पूरा किया। लंदन का सबसे खूंखार माफिया सैम रॉस इसमें सम्मिलित है। रिचर्ड को समझ नहीं आ रहा था कि उस रहस्यमय लड़की ने जिसने उसे कॉल किया था वास्तव में उसे सावधान करना चाहती थी या उसे चैलेंज कर रही थी। तभी रिचर्ड और मेल्विन का ध्यान बहुत सारे तेज कदमों की थाप और अनेक गतिविधियों की आवाज ने आकर्षित किया। वो दोनों तेजी से नीचे की ओर उतरे और जैसे ही नीचे पहुंचे उन्होंने देखा लुइस और बाकी टीम वहां आ चुकी थी। टीम ने दरवाजे को पूरा खोल लिया था और सभी लोग अंदर आ चुके थे। लुइस ने रिचर्ड को दूर से देखकर ही सैल्यूट किया और जल्दी जल्दी चलकर उसके पास आ गया। रिचर्ड बोला, लुइस तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। लुइस बोला, सर आपने बोला तो करना ही था। रिचर्ड बोला, मुझे एक बात बताओ। लुइस बोला, बताइए सर। रिचर्ड बोला, इन लाशों की पहचान कितनी जल्दी हो पाएगी? रिचर्ड ने उन लाशों की तरफ हाथ किया जहां पर फॉरेंसिक टीम उस लाश की फोटो ले रही थी और सबूत एकत्रित कर रही थी। लुइस बोला, मुझे पता करना पड़ेगा सर, पर क्या ये लोग इस मकान के मालिक नहीं हैं? दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है। रिचर्ड बोला, नहीं, जिन लोगों को मारा गया है वो पक्का ही इस मकान के मालिक नहीं होंगे, वरना इनको इतनी बुरी तरीके से मारने का क्या कारण? लुइस बोला, या सर इसीलिए ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। रिचर्ड की आंखें एकदम से चौंक गई। लुइस ने सटीक बात कह दी थी। यदि कोई वास्तव में इन लाशों की पहचान छुपाना चाहता था तो वो उसको इतना ऑब्वियस नहीं करता। वो पत्थर भी वहीं था, अलग अलग तस्वीरों को भी आधा ही जलाकर छोड़ रखा था। रिचर्ड ने लुइस को गले लगा लिया। रिचर्ड को इसीलिए लुइस सबसे ज्यादा पसंद था। वो अपने काम के प्रति वफादार था और उसकी सोच अपराधियों की सोच से 2 कदम आगे रहती थी। रिचर्ड को अब यकीन हो गया था कि मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर था। लुइस ने रॉबर्ट को इशारा करके बुलाया। रॉबर्ट आया और उसने लुइस और रिचर्ड दोनों को सैल्यूट किया। लुइस बोला, रॉबर्ट हमारा फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, इसकी शक्ल पर मत जाना। ये दिखने में बहुत ही छोटा सा बच्चा लगता है, परंतु बड़े बड़ों का बाप है। रॉबर्ट थोड़ा शर्माया। रिचर्ड ने रॉबर्ट को देखा और वास्तव में बहुत ही छोटा लग रहा था। या तो उसकी हाइट बहुत छोटी थी, इसीलिए उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। रिचर्ड बोला, रॉबर्ट मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रॉबर्ट बोला, बताइए सर। रिचर्ड बोला, मुझे 2 चीजें जल्दी से कंफर्म करनी है। एक तो ये लाशें किसकी है और दूसरा इस मकान में छोटे से छोटा छूटा हुआ सबूत या कुछ भी जो भी असहज लगे, मुझे उसकी जानकारी चाहिए, जैसे वो पौधे जो इस बंगले के पीछे गार्डन में हैं। रॉबर्ट ने सर हिलाया और बोला, यस सर, हो जाएगा। रिचर्ड को समझ आ गया था कि मामला संगीन था, परंतु इस अपराधी का सामना रिचर्ड कार्लसन से था। यदि उस लड़की ने रिचर्ड को चैलेंज किया था तो भी रिचर्ड इस चैलेंज के लिए तैयार था, और यदि वो वास्तव में मदद कर रही थी तो अब रिचर्ड को उसकी मदद करनी ही चाहिए। वैसे भी वॉटसन का अपहरण करके लंदन माफिया ने इसे अब व्यक्तिगत लड़ाई बना दी थी।
मेल्विन, लुइस और टीम उस पूरे स्थान का निरीक्षण कर रही थी। लाशों को एम्बुलेंस में डालकर फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया था। रॉबर्ट फॉरेंसिक टीम को काफी अच्छे से लीड कर रहा था। लुइस और मेल्विन तो अपने काम में एक्सपर्ट थे ही। रिचर्ड को लगा उसे एक बार बाहर जाकर भी देख आना चाहिए। रिचर्ड चलते चलते बंगले से बाहर आ गया और अनायास ही यहाँ वहाँ भटकने लगा। रात के तकरीबन 3:30 बज चुके थे और सब लोग नींद की गहराइयों में खोए हुए थे। वहाँ बंगले इतने बड़े थे कि रिचर्ड को कम से कम 500 मीटर चलने के बाद बंगला नंबर 10 के सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन दिखाई दिया। रिचर्ड परेशान था और उसको वॉटसन की चिंता बहुत सता रही थी। उसने देखा कि बंगला नंबर 10 का सिक्योरिटी गार्ड अपने कैबिन में सो रहा था। हालांकि रिचर्ड को पता था कि शायद ही उसे कुछ पता हो, पर यह भी हो सकता है उसने कुछ देखा हो और वो वॉटसन के बारे में कुछ बता पाए। वो गार्ड एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था। गहरी पलकों ने आंखों की शोभा बढ़ाई हुई थी। अपनी सिक्योरिटी गार्ड की पोशाक पहने वो प्लास्टिक कुर्सी पर बैठे बैठे अपने पोर्टेबल कैबिन में सीमेंट फाइबर के बने बोर्ड, जिस पर अनेकों रजिस्टर रखे हुए थे, उनका सहारा लगाकर सो रहा था। रिचर्ड ने थोड़ी देर तक उस गार्ड को घूरा और फिर थोड़ा जोर से बोला, एक्सक्यूज मी। गार्ड सकपकाते हुए उठा। उसने देखा एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर उसके सामने खड़ा था। वो थोड़ा घबरा गया और अपनी कुर्सी से उठकर कैबिन से बाहर आ गया। गार्ड ने बहुत ही मृदु स्वर में बोला, जी सर, बोलिए। रिचर्ड ने नोट किया कि ये गार्ड उन दोनों ही गार्ड से जिनसे वो बंगला नंबर 9 में मिला था भिन्न था। ये गार्ड सभ्य था, इसे बात करने का सलीका आता था और साथ ही इसकी पोशाक और हाव भाव भी उस पॉश इलाके के सिक्योरिटी गार्ड की गरिमा से मेल खाते थे। रिचर्ड को यकीन हो गया था कि ये गार्ड वास्तव में सिक्योरिटी गार्ड ही है और वो इससे कुछ प्रश्न पूछ सकता था। रिचर्ड बोला, तुमने पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन नहीं सुने? गार्ड बोला, माफ कीजिएगा, शायद मुझे गहरी नींद आ गई होगी। रिचर्ड बोला, परंतु इस प्रकार ड्यूटी करोगे? उसकी आवाज में थोड़ी सी तल्खी थी। गार्ड बहुत ही मृदु भाव से क्षमाशील आवाज में बोला, सर, यहाँ पर करने को कुछ है ही नहीं। ये सारे बंगले खाली है, इनके मालिक कभी कभी ही आते हैं, इसीलिए हम लोगों के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं होता और रात के इस समय साधारणतः नींद आ ही जाती है। रिचर्ड को लगा कि वो गार्ड सच ही बोल रहा था। इतनी दूर दूर तक ये बंगले फैले हुए थे कि किसी दूसरे बंगले में क्या हो रहा होगा वो इनको शायद मालूम ही ना पड़े। वैसे पुलिस सायरन और एम्बुलेंस की आवाज से भी यदि ये गार्ड नहीं उठा तो इसने वॉटसन के अपहरण के संबंध में तो शायद ही कुछ देखा और सुना होगा। ये गार्ड कुछ खास काम का नहीं था। रिचर्ड ने बोला, अच्छा, ये बताओ कि ये बंगला नंबर 9 का मालिक कौन है? गार्ड ने बोला, सर, उस बंगले का मालिक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। रिचर्ड ने पूछा, हाँ, शायद वो और उसकी बीवी, वो दोनों ही वहां रहते हैं। गार्ड ने बोला, आपको ये सब किसने बताया? रिचर्ड ने बोला, उस बंगले के सिक्योरिटी गार्ड ने। मैं उससे अभी मिला था, परंतु इतनी जानकारी देने के बाद वो गायब हो गया। बंगला नंबर 10 के गार्ड के चेहरे पर कंफ्यूजन भरी शिकन थी। उसने बोला, सर, आपको जो भी जानकारी दी गई है वो गलत है। मुझे नहीं पता आप किस सिक्योरिटी गार्ड से मिल लिए, परंतु ये जान लीजिए कि मकान का मालिक एक अधेड़ उम्र का अविवाहित बिजनेसमैन है। वो यहाँ विरले ही आता है और मकान का केयर टेकर उसका दूर का रिश्तेदार है। उस मकान में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कभी नहीं था। अब चौंकने की बारी रिचर्ड की थी। उसको ये तो पता था कि सिक्योरिटी गार्ड जिनसे वो मिला था वो फेक थे, परंतु फिर वो औरत कौन थी जिसकी लाश उसने देखी थी? इस सिक्योरिटी गार्ड ने तो मामले को और भी उलझा दिया था। रिचर्ड ने बोला, क्या तुम मुझे मकान के मालिक का नाम बता सकते हो? गार्ड बोला, जॉनसन बोरिस एलन, लंदन की सबसे बड़ी नमक कंपनी का मालिक। रिचर्ड को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले।
जॉनसन एलन की कंपनी के ऊपर बहुत कर्ज था, परंतु फिर भी वो कंपनी सुर्खियों में रहती थी। जॉनसन एलन के बारे में रिचर्ड को ज्यादा जानकारी नहीं थी, परंतु उसे अब वो जानकारी हासिल करनी थी।